8 अक्टूबर 2009 को गढ़चिरौली जिले के लाहिड़ी पुलिस थाने पर नक्सलियों ने हमला किया और 17 जवान शहीद हुए। 15 फरवरी 2010 को पश्चिम बंगाल के सिल्दा में 100 नक्सलियों ने पुलिस कैंप पर हमला किया और 24 जवान शहीद हुए और हथियार भी लूट लिए गए। 4 अप्रैल 2010 को ओडिशा के कोरापुट जिले में पुलिस की एक बस पर हमला होता है। 10 जवान शहीद होते हैं और 16 घायल होते हैं। 6 अप्रैल 2010 को छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सली हमला होता है और 76 जवान शहीद होते हैं। और इसी तरह लिस्ट काफ़ी लंबी है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। गृह मंत्रालय ने अप्रैल 2021 में लोकसभा में बताया था कि पिछले 10 साल में यानी 2011 से लेकर 2021 तक केवल छत्तीसगढ़ में 3722 नक्सली हमले हुए हैं और इन हमलों में हम 490 जवान खो चुके हैं। हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए नक्सलवादी आंदोलन दशकों से एक चुनौती बना हुआ है। 60 के दशक में किसानों और जमींदारों के जमीनी विवाद से शुरू हुआ ये आंदोलन आज भारत के कई राज्यों में फैल गया है। आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि नक्सलवाद क्या है, ये कब शुरू हुआ और ये सुरक्षा बलों पर हमला क्यों करते हैं, इनको पैसे और हथियार कहां से मिलते हैं और सरकार इससे निपटने के लिए क्या प्रयास कर रही है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि नक्सलवाद क्या है और ये कब शुरू हुआ। बात है 1965-66 की, जब कुछ कम्युनिस्टों ने पहले ही पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग जिले के नक्सलबाड़ी क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था और 1967 में यहाँ से एक हिंसक आंदोलन शुरू हुआ जो जमींदारों के खिलाफ था। और क्योंकि ये आंदोलन नक्सलबाड़ी इलाके से शुरू हुआ था, इसीलिए इस आंदोलन को नक्सली आंदोलन और इन आंदोलनकारियों को नक्सली कहा गया। ये आंदोलन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा किया जा रहा था, जिसके मुख्य नेता चारू मजूमदार, कानू सान्याल और कान्हाई चटर्जी थे। इनका कहना था कि वे अपनी जमीनों को जमींदारों के चंगुल से छुड़वाना चाहते थे और जमीन का मालिकाना हक भी लेना चाहते थे। 3 मार्च 1967 को पश्चिम बंगाल में संयुक्त मोर्चा के मंत्रियों को शपथ दिलाने के अगले दिन ही धनुष और भाले से लैस लगभग 150 किसान वहां पर आए और 11,000 किलो धान लूट कर ले गए और जमीनों पर भी अपना कब्जा करना शुरू कर दिया। किसान इस बात से नाराज थे कि CPIM यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट ने कार्यकर्ताओं को पार्टी में शामिल नहीं किया था। 18 मार्च तक नक्सलियों ने जोतदारों की काफ़ी सारी ज़मीन कब्जा ली। जोतदार उन लोगों को कहते हैं जिनके पास काफ़ी ज़्यादा ज़मीन होती है। टाइम के साथ साथ जब ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने लग गई तो इस पर काबू पाने के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पुलिस को भेजना शुरू किया। इस पूरे मामले में पुलिस का इंटरफेयर होने के बाद नक्सलियों ने झारू गाँव के एक पुलिस इंस्पेक्टर की हत्या कर दी और जवाबी कार्रवाई में 25 मई 1967 को पुलिस ने भी नक्सलियों पर गोली चलाई, जिसमें कुछ लोगों की मौत भी हो गई थी। इसके बाद यहाँ और भी भयंकर तरीके से वायलेंस होने लग गया और इन हिंसक आंदोलनकारियों को लीड करने वाले 2 फेमस आदमी थे, चारू मजूमदार और कानू सान्याल। ये दोनों चीन के माओ और रूस के लेनिन हिंसक विचारधारा से बहुत ज्यादा इंस्पायर थे। मैं आपको माओ और लेनिन के बारे में थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। माओ डेजोंग ने 23 जुलाई 1921 को चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की और इनकी विचारधारा में इनके ही शब्दों में आपको समझाता हूँ। इन्होंने फरवरी 1927 को अपने एक भाषण में कहा था, क्रांति कोई डिनर पार्टी नहीं है, ना ही कोई निबंध, ना ही कोई पेंटिंग और ना ही कोई पीस ऑफ एम्ब्रॉयडरी। ये विनम्रता से, शांति से, धैर्य से और संयम से नहीं हो सकता। क्रांति एक विद्रोह है जो हिंसा के साथ ही किया जाता है। इसके द्वारा एक वर्ग दूसरे वर्ग को उखाड़ फेंकता है। और इसी नीति के साथ इन्होंने उस समय की चाइनीज सरकार को उखाड़ फेंका और खुद का राज स्थापित किया। इन्होंने ग्रेट लीप फॉरवर्ड नाम का एक अभियान भी चलाया था, जिसका उद्देश्य फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन था। इसी अभियान के तहत इन्होंने फसलों पर भी काफी सारे उल्टे सीधे एक्सपेरिमेंट किए। अनफॉर्चुनेटली ये अभियान सफल नहीं हो पाया और चीन में अकाल पड़ गया, जिससे करीब 3 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई। अगर कोई इनकी नीतियों के खिलाफ बोलता था तो उसकी सजा या तो आजीवन कारावास होता था या तो फिर मौत होती थी। इसीलिए चीन के कुछ लोग इनको हीरो मानते हैं और कुछ लोग विलेन। अब बात करते हैं रूस वाले बंदे यानी लेनिन की। व्लादिमीर इलियच उलियानोव, जिसको पूरी दुनिया व्लादिमीर लेनिन के नाम से जानती है, वो रूस का मार्क्सवादी विचारक था और इसी बंदे ने 1903 में रशियन कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की, जिसको रूस में बोल्शेविक के नाम से जाना जाता है। 1917 में रूस में जो क्रांति हुई थी उसको इसी बंदे ने लीड किया था। धीरे धीरे बोल्शेविकों ने सरकारी इमारतों पर कब्जा करना शुरू कर दिया और इस तरह लेनिन की पार्टी सत्ता में भी आ गई। 1922 से लेकर 1924 तक व्लादिमीर लेनिन सोवियत संघ का हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी रहा। इन्हीं 2 लोगों की विचारधारा से इंस्पायर थे शुरुआती नक्सल लीडर चारू मजूमदार और कानू सान्याल। यहाँ तक कि माओ ने चारू मजूमदार को चीन के दौरे पर बुलाया और नक्सली आंदोलन की आवश्यक सहायता उपलब्ध भी करवाई। बाद में जंगल संताल ने भी इस आंदोलन को ज्वाइन किया और इसको हिंसक बनाया। अब धीरे धीरे ये आंदोलन पश्चिम बंगाल के साथ साथ कई राज्यों में फैल गया और किसानों के साथ साथ इस आंदोलन में आदिवासी भी शामिल हो गए। 1972 में चारू मजूमदार की गिरफ्तारी हुई और जेल में रहते हुए उसकी मौत हो गई। उधर कानू सान्याल भी अंडरग्राउंड हो गया और ऐसे में नक्सलवादी
नक्सलवादी आंदोलन में लीडरशिप की प्रॉब्लम हो गई। उसी समय सरकार ने ऑपरेशन स्टीपल चेस्ट शुरू किया, जिसमें कई सारे नक्सलियों का सफाया किया गया। इसके अलावा साल 2010 में भी ऑपरेशन ग्रीन हंट चलाया गया। सीपीआईएम भी नक्सलिज्म और टेररिज्म में एक्टिव थी, जिसके कारण गवर्नमेंट ने इस पार्टी को भी 2009 में बैन कर दिया था। इसके बावजूद भी इन लोगों ने पुलिस वालों पे, सिक्योरिटी पर्सनल पे और सुधारवादी नेताओं पे जानलेवा हमला जारी रखा, और जिन गांव वालों ने इनके बारे में सरकार को जानकारी दी, उन लोगों को भी इन्होंने मौत के घाट उतार दिया। आइए अब जानते हैं कि नक्सली हमला क्यों करते हैं। अंग्रेजों के टाइम पर जब कानून बनाया गया कि जंगल सरकार की संपत्ति है और बिना अनुमति के जंगलों में जाना और वहां की सामग्री को उपयोग करना गैर कानूनी माना जाएगा, तो इस कानून से जंगलों पर आश्रित आदिवासी समुदाय नाराज हो गया और आज़ादी के बाद भी इस समस्या पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। विकास करने के चक्कर में गवर्नमेंट ने आदिवासियों को उनकी ज़मीनों से विस्थापित किया और उनके पुनर्वास में भी वैसा काम नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था। इन इलाकों में सामाजिक आर्थिक असंतुलन, गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य समस्याएं, बिजली, सड़क जैसी बेसिक सुविधाओं का भी अभाव है। सरकार इन सभी सुविधाओं को वहां पहुंचाने का प्रयास करती है, लेकिन नक्सलियों के नेता ऐसा नहीं चाहते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर उनके एरिया में जितना ज्यादा डेवलपमेंट होगा उनके लिए वो उतना ही विनाशकारी होगा, और इस डेवलपमेंट से सरकार की पकड़ उस एरिया पर ज्यादा हो जाएगी, जिससे नक्सलियों का दबदबा कम हो जाएगा या फिर खत्म हो जाएगा। ये लोग भोले भाले गांव वालों और आदिवासियों को बहला फुसलाकर ये समझाने में कामयाब हो जाते हैं कि सरकार उनके दुश्मन है और ये नक्सली ही उनके सच्चे हितैषी हैं। गवर्नमेंट ने इन पिछड़े इलाकों में रहने वाले और इन आदिवासियों को मुख्य धारा में लाने के कई प्रयास किए, पर नक्सलियों ने इन लोगों और गवर्नमेंट के सभी प्रयासों पर पानी फेर दिया। जैसे सरकारी अधिकारियों को मार देना, सड़कें खोद देना, लैंडमाइन बिछाकर सिक्योरिटी पर्सनल को मार देना, और ऐसे अनेकों घटनाएं ये लोग करते रहते हैं। तो अब बात करते हैं कि भाई इनके पास हथियार कहाँ से आते हैं। सोर्स ऑफ वेपन्स एंड फंड्स। स्टार्टिंग में तो ये लोग पुलिस और सुरक्षा कर्मियों से हथियार लूटते थे, लेकिन बाद में इन लोगों ने श्रीलंका के उग्रवादी संगठन LTTE से हथियार लेना शुरू किया, और LTTE के खत्म हो जाने के बाद इन्होंने बांग्लादेश और म्यांमार की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से हथियार लेना शुरू कर दिया। और नक्सलियों की ट्रेनिंग के लिए ये लोग नेपाल के माओवादी और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड से हथियार खरीदते हैं। इसके अलावा इनका जिस इलाके पर माइनिंग का काम चलता है, ये वहां से भी टैक्स के रूप में भारी भरकम रकम वसूलते हैं और अंडरवर्ल्ड से हथियार खरीदते हैं। ये लोग हथियारों को म्यांमार के जरिए नॉर्थ ईस्ट में पहुंचाते हैं। अब जैसे भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर चप्पे चप्पे पर पेट्रोलिंग होती है, वैसा यहाँ पर नहीं होता। ऊपर से ये पहाड़ और घने जंगलों वाला इलाका है, और इसलिए इनके लिए यहाँ इलीगल चीजों का लेन देन काफी आसान हो जाता है। अभी नक्सली AK सीरीज की राइफल्स, 303 और कुछ पुरानी बंदूकों का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ये लोग लोकल व्यापारी और स्थानीय लोगों को डरा धमकाकर जबरन वसूली का काम भी करते हैं, जिससे लोग उनको इसलिए पैसा देते हैं ताकि नक्सली उनके बिजनेस को कोई नुकसान न पहुंचाए और उन्हें परेशान ना करे। और गवर्नमेंट ये बात भी क्लियर कर चुकी है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन की इंटेलिजेंस एजेंसी भी इनको फंडिंग करती है। तो अब बात करते हैं कि अभी ये जो नक्सलिज्म है, ये भारत के कौन कौन से राज्य में फैला हुआ है। अगर मैं बात करूं करंट सिचुएशन की, तो आज भारत के 11 राज्यों के 90 जिले नक्सलवाद से प्रभावित हैं, जिसमें सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके हैं बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और तेलंगाना। देश के इन 11 राज्यों में करंटली 40 से भी ज्यादा नक्सल ग्रुप एक्टिव हैं, जिनमें सबसे मेन है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट लेनिन रेड स्टार, सेंटर ऑफ इंडियन कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट गदर पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, माओइस्ट, और बाकी की लिस्ट आप यहाँ देख सकते हैं। इन सब के अलावा हमें आजकल एक नई कम्युनिटी देखने को मिलती है, जिसका नाम है अर्बन नक्सल। बीते कुछ सालों में अर्बन नक्सल शब्द हमें काफी सुनने को मिला है। आप में से काफी सारे लोगों को तो ऑलरेडी इसके बारे में पता होगा, लेकिन जिसको नहीं पता मैं उसको बता दूं कि शहर में रहने वाले वो लोग जो पत्रकार, कवि, लेखक, बुद्धिजीवी, मानवाधिकार कार्यकर्ता, संस्कृति कर्मी, नारीवादी के रूप को अपनी ढाल बनाकर माओवादी गतिविधियों में शामिल हैं, या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से नक्सलियों को सहायता पहुंचा रहे हैं, उनको ही अर्बन नक्सल कहा जाता है। अर्बन नक्सल हमारे देश की वो समस्या है जो देश को भीतर से खोखला कर रहा है। एक अर्बन नक्सल शहर में रहते हुए नक्सलियों द्वारा किए गए कुकर्मों पर पर्दा डालने के लिए या उसे जायज ठहराने की कोशिश करता है। एक शिक्षित पत्रकार सूचनाओं को सेलेक्टेड आदान प्रदान करता है, और एक कवि नक्सलियों की विचारधारा के लिए गीत लिखता या गाता है। एक फिल्म मेकर नक्सलियों के लिए सांत्वना हो ऐसी फिल्म बनाता है, और कुछ सो कॉल्ड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट नक्सलियों के एनकाउंटर होने पर उनके मानवाधिकार की दुहाई देते हैं। आई होप आप समझ ही गए होंगे। अब बात करते हैं कि नक्सलियों के इन हमलों से बचने के लिए सरकार क्या कर रही है। नक्सलवाद को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने 2008 में DRG फोर्स का गठन किया था, और आमतौर पर कानून व्यवस्था राज्य सूची का विषय होता है, यानी राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने का काम संबंधित राज्य का होता है। लेकिन नक्सलवाद
नक्सलवाद की विकटता को देखते हुए साल 2006 में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इसको राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती बताया। उसके बाद गृह मंत्रालय में नक्सलवाद की समस्या से निपटने के लिए अनेक अलग अलग प्रकार के कानून बनाए गए। इसके अलावा भारत के जो 30 जिले नक्सल से सबसे ज्यादा अफेक्टेड है, वहां जवाहर नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। 2013 में आजीविका योजना के तहत रोशनी नाम की विशेष पहल की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य था युवाओं को रोजगार हेतु प्रशिक्षण देना। ऐसे नक्सली जो हिंसा का सहारा छोड़कर समाज के मुख्य धारा में आना चाहते हैं, उनको पुनर्वास की व्यवस्था करना और ये लोग ज्यादा से ज्यादा आत्मसमर्पण करें, इसके लिए प्रोत्साहित करना। सरकार वामपंथी चरमपंथ से प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे, कौशल विकास, शिक्षा, ऊर्जा और डिजिटल कनेक्टिविटी के विस्तार पर काम कर रही है। नक्सलवाद को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने 2017 में ऑपरेशन समाधान शुरू किया, जिसका मतलब होता है स्मार्ट लीडरशिप, अग्रेसिव स्ट्रेटेजी, मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, एक्शनेबल इंटेलिजेंस, डैशबोर्ड बेस्ड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स एंड की रिजल्ट्स एरिया, हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, एक्शन प्लान फॉर ईच थ्रेट और नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग। तो आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक करना और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, वंदे मातरम।